हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं दो खास मेहमान, एनमी के डायरेक्टर राजेश बाहेती साहब और आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूप किशोर भूतरा। तो हम सवाल पूछेंगे इनसे। सबसे पहले बाहेती साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। पहले ये बताएं कि आज से क्या बदला है मार्जिन सिस्टम में और पेनल्टी सिस्टम में, जो 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 इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्हें और ब्रोकर्स को आज से कौन से नए नियम फॉलो करने हैं, पहले वो बता दें सर। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है। मार्जिन प्लेजिंग सिस्टम में आज से चेंज आया है कि निवेशक अपने शेयर्स अब ब्रोकर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन प्लेज मार्किंग के जरिए से अपने शेयर्स ओके। ब्रोकर को प्लेज दिखा सकते हैं और मार्जिन की पूर्ति कर सकते हैं। बड़ा चेंज जो आया है वो कैश मार्केट में आया है कि जो पहले ऑफलाइन ब्रोकर्स के यहाँ जो नोन क्लाइंट्स थे, जिनसे हमारी रोज के ताल्लुकात हैं, हम उनसे मार्जिन नहीं कलेक्ट करते थे, हम उनको ऐसे ही फैसिलिटी दे देते थे ट्रेड करने की। लेकिन अब हमें उनसे मिनिमम 20% मार्जिन लेना पड़ेगा, या तो वो शेयर बेचेंगे या लेंगे। अगर वो शेयर बेचते हैं तो उनके पास अगर वो डिलीवरी रहती है और वो शेयर वो प्लेज ब्रोकर को कर देते हैं, तो मार्जिन की भरपूर्ति हो जाएगी। या फिर वो अर्ली पेमेंट करें वही दिन जिस दिन उन्होंने शेयर बेचा है, तो भी मार्जिन की भरपूर्ति हो जाएगी। ओके। तो दो तीन चीज़ें बदली। पहला कि पहले आप ब्रोकर को मार्जिन के तौर पर शेयर दे देते हैं, अब वो नहीं दे पाएंगे। अब आपको ब्रोकर को प्लेज करना होगा अलग से, पहली चीज़ ये है। अब ब्रोकर को आपसे मिनिमम 20% मार्जिन कैश मार्केट में लेना होगा, नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, ये पेनल्टी बायती साहब किसको देनी है, ब्रोकर को या क्लाइंट को? देखिए, अगर ब्रोकर ने मार्जिन कलेक्ट नहीं किया है अपफ्रंट और क्लाइंट को ट्रेड करा दिया है, तो ये हम्म। मार्जिन पेनल्टी क्लाइंट को लगेगी। लेकिन अगर क्लाइंट ने चेक दिया सपोज, और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ब्रोकर ने तो हम्म। अपने हिसाब से चेक कलेक्ट करके हम्म। क्लाइंट को ट्रेडिंग फैसिलिटी दी, और उस दौरान फिर क्लाइंट हम्म। को ये मार्जिन की पेनल्टी लगेगी। ओके। तो तो अगर भुद्रा साहब, मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही केस में जो पेनल्टी लगनी है वो क्लाइंट को ही लगेगी, ब्रोकर को तो नहीं लगेगी, राइट? माफ कीजिएगा। अनिल जी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा राजेश जी ने बताया कि यदि अपफ्रंट मार्जिन का कलेक्शन यदि ब्रोकर नहीं करता और क्लाइंट को पोजीशन अलाउ करता है, तो उस केस में पेनल्टी ब्रोकर को लगेगी। लेकिन यदि क्लाइंट का कोई चेक बाउंस हो जाता है या एम टू एम ओके। शॉर्टफॉल के ओके। अगेंस्ट में उसका शॉर्टफॉल आता है, उसकी पेनल्टी ब्रोकर पे नहीं लगती, क्लाइंट पे लगेगी। ब्रोकर क्लाइंट को चार्ज कर सकता है। अच्छा, और ये पेनल्टी कितनी होगी भुद्रा साहब? ये पेनल्टी फर्स्ट डे को 1%, सेकेंड डे को 1%, थर्ड डे को कुछ 1% है, उसके बाद में सीधा 5% ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट है। सो कंटिन्यूटी होने पे पेनल्टी बढ़ती जाती है, अदरवाइज 1% ऑफ द टोटल मार्जिन शॉर्टफॉल है। अच्छा, अब मेरे मन में भी कई सवाल है और कई सारे सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, तो उनके जवाब मैं आपसे लेने की कोशिश करता हूँ। राजेश जी, अगर कोई क्लाइंट शेयर खरीदता है तो इसका मतलब है, अगर सपोज मुझे आपके पास अकाउंट है मेरा और मुझे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं, तो क्या मुझे 20,000 रुपये ये आपको पहले देने होंगे? और क्या ये कैश मार्जिन ही होगा या मैं शेयर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? और साथ ही अगर मुझे बेचने हैं, सपोज मुझे जितना शेयर बेचना है, क्या उसका भी 20% मार्जिन पहले देना होगा? और क्या ये शेयर दे सकता हूँ या कैश ही देना होगा? ये मुझे क्लियर करें आप। तो आप अगर शेयर खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको 20,000 मार्जिन भरना है। अब ये मार्जिन आप कैश भरेंगे तो सिर्फ 20,000 देना है। अगर वाया शेयर प्लेज करेंगे तो हेयर कट के हिसाब से हम्म। थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि 100% हम्म। आपको बेनिफिट नहीं मिलती। तो आपको हेयर कट के हिसाब से हो सकता है 30,000 35,000 के शेयर ब्रोकर के यहाँ प्लेज करने पड़े। अगर आप शेयर बेचते हैं और आपके पास वो शेयर हैं, परफेक्ट। तो आपके पास दो हम्म। तरीके हैं मार्जिन से बचने का। या तो जो शेयर हैं जो आपने बेचे हैं वो ऑलरेडी हम्म। प्लेज्ड है ब्रोकर के पास, तो उसकी मार्जिन की भरपूर्ति हो जाती है। या हम्म। आपने जो शेयर बेचे हैं, सेम डे अर्ली पेइंग ओके। आप कर दे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो वो मार्जिन नहीं लगेगी फिर। ओके। भूतरा साहब, मेरा सिंपल सवाल है। आप सपोज आपके पास मेरा डीमेट अकाउंट है, आप ही के यहाँ खुलवा रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आप ही के यहाँ है, और उस डीमेट अकाउंट में मेरे 2 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं।
और मैं आपको सुबह सुबह कहता हूँ भाई मेरे शेयर बेच दो, पैसे की ज़रूरत है, क्या आप बेच देंगे या बेचने के पहले पहले मुझसे मार्जिन मांगेंगे? और अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है और इसलिए मैं शेयर बेच रहा हूँ और मार्जिन देने के मेरे पास पैसे नहीं, आप कहेंगे कि 2 लाख के शेयर बेचने तो अनिल जी पहले 40,000 मार्जिन लाओ। मैं बोला पैसे होते तो मैं बेचता क्यों, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है। तो इसका कोई सोल्यूशन है कि मुझे अचानक सुबह याद आए कि आज मुझे शेयर बेचने हैं और मेरे पास मार्जिन के पैसे नहीं है, कोई सोल्यूशन दे सकते हैं कि कैसे करूँ मैं? राइट अनिल जी, इसमें ऐसा है, यदि जैसा आपने बताया डीपी अकाउंट भी ब्रोकर के पास है, उसके साथ में यदि ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्लाइंट ने दे रखी है, तो उस केस में ब्रोकर क्लाइंट को अलाउ कर सकता है, लेकिन ब्रोकर को इंश्योर करना पड़ेगा कि अर्ली पे इन सेम डे हो जाए। यदि अर्ली पे इन सेम डे नहीं हो पाता है तो उसकी पेनल्टी आएगी जो ब्रोकर को बियर करनी पड़ेगी। और इसके कारण से कुछ ब्रोकर्स ये अलाउ कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहे हैं। पास्ट का जो सिस्टम था उसमें अर्ली पे इन 4:30 बजे तक होता था, एक्सचेंज ने अर्ली पे इन का टाइम एक्सटेंड करके 9 बजे तक किया है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर अभी तक सिस्टम ब्रोकर्स के पूरे सेट नहीं हुए हैं, तो ब्रोकर श्योर नहीं है, तो कुछ ब्रोकर नहीं अलाउ कर रहे हैं अभी भी इस पर्टिकुलर चीज को, और उसमें भी वो मार्जिन मांग रहे हैं। अच्छा, तो अभी अर्ली पेइन का टाइम 4:30 बजे के बजाय रात को 9 बजे तक है। मतलब मैंने अगर आज ही शेयर बेचे और मैं 9 बजे तक अगर एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दूं तो मैं मार्जिन से बच सकता हूं, राइट? ब्रोकर यदि 9 बजे का कट ऑफ टाइम है, मतलब ब्रोकर अपनी तरफ से अपना कट ऑफ टाइम अलग रखेगा, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए इस प्रोसेसिंग को करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए क्लाइंट के शेयर्स आपको 6 o'clock और लेटेस्ट आ सकते हैं, हो सकता है ये चीज, अदरवाइज मुश्किल है। अच्छा, एक है ना बायती साहब, सबसे बड़ी समस्या जो लोग बोल रहे हैं वो BTST कॉल्स को लेकर बोल रहे हैं। आज समझिए मैंने 3:30 बजे के पहले शेयर खरीदा, 3, सवा 3, 3:30 बजे दोपहर में कभी भी मन हुआ, और तो आप मुझसे 20% मार्जिन लोगे, राइट? अब कल सुबह सुबह मैंने उसको बेच दिया, तो क्या मुझे 20% मार्जिन इधर और 20% मार्जिन उधर, टोटल 40% मार्जिन देना होगा? क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कल जो शेयर बेचेंगे वो अर्ली पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शेयर तो परसों आएंगे। आपने जो शेयर आज लिए और कल बेचे, कैश मार्केट में वो 2 अलग-अलग सेटलमेंट गिने जाते हैं और दोनों तरफ आपको 20% मार्जिन भरना पड़ेगा। अब ये जो BTST की चीज़ है, ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोगों के पास कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो BTST वाले नहीं होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप उन शेयरों को या उन म्यूचुअल फंड्स को ब्रोकर के यहाँ प्लेज रखें, तो आपकी BTST कंपोनेंट जो आप चला रहे हैं उसकी मार्जिन की भरपूर्ति पहले ही हो जाएगी और आप आराम से उस लिमिट के अंदर शेयर लेवा बेची कर सकेंगे। ओके, तो मुझे एक फ़र्क और समझाएं बुधरा साहब कि एक तो अर्ली पेइन है, अर्ली पेइन में मैं मार्जिन से बच सकता हूं अगर मैं सेल कर रहा हूं तो, और दूसरा है कि मैं प्लेज कर दूं ब्रोकर को तो मैं मार्जिन से बच सकता हूं कि कुछ शेयर दे दूं। दोनों में क्या फ़र्क है? क्या अर्ली पेइन सिर्फ बिकवाली के वक्त सेल करने के टाइम काम आएगा, और अगर मैं प्लेज करता हूं तो क्या वो खरीदारी के वक्त मुझे लिमिट के तौर पर काम आएगा? क्या फ़र्क क्या है, ये ज़रा समझाइए। आपने जैसा बोला यदि प्लेज कर लेते हैं तो पक्का ही वो शेयर्स वहाँ पे मार्जिन के रूप में अवेलेबल है, तो वो काम आ सकते हैं। जो आपने सेकंड ऑप्शन बोला कि यदि क्लाइंट के खुद के डीपी अकाउंट में यदि पड़ा है, तो पहला चीज़ तो मैंने बोला उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का होना कंपलसरी है ब्रोकर के फेवर में, अदरवाइज वो शेयर काम नहीं आ सकते, अदरवाइज उसको क्लाइंट को सेम डे ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर्स को, तो ही काम आएंगे। दूसरा चीज़ जो प्लेज स्टॉक्स रहता है उसमें भी बहुत सारे ब्रोकर का क्लियरिंग खुद के पास नहीं है, उनका क्लियरिंग आउटसाइड है, तो उनके केस में अभी भी जैसा मैंने बोला चैलेंज है, कुछ ब्रोकर सेम डे अर्ली पेइंग की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे और वो कंपलसरी बेसिस पे उस सेल पे भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट रीच करेंगे। ओके, इस बात को एक बार फिर से समझाएं बुधरा साहब, जो आप ये कह रहे हैं इसको एक बार फिर से बोलिए, मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ इसे। ब्रोकर के पास में जो क्लाइंट के शेयर्स प्लेज होते हैं, ब्रोकर आगे एक्सचेंज को रीप्लेज करता है क्लाइंट की लिमिट के लिए। यदि वो रीप्लेज करता है और उसका क्लियरिंग खुद के पास में नहीं है, यदि क्लियरिंग उसका आउटसाइड है, तो ब्रोकर को जब भी क्लाइंट के शेयर सेल के अगेंस्ट में वापस रिलीज करवाने रहेंगे तो उसमें मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। पहले वो शेयर रिलीज करवाएगा अपने PCM से बोल के, PCM आगे क्लियरिंग हाउस से करवाएगा और उसके बाद में ब्रोकर को शेयर्स वो पेन पे लगाना है। तो ये प्रोसेस में ब्रोकर अभी उसके सिस्टम फुल्ली ऑटोमाइज नहीं है जिसमें ब्रोकर ये इंश्योर कर सके कि वो शेयर सेम डे अर्ली पेन में लग जाए। तो उस केस में हो सकता है ब्रोकर सेम डे सेल के अगेंस्ट में एक दफे मार्जिन का डिमांड करे।
ओके, तो बेसिकली जो छोटे ब्रोकर्स और जो इंटीग्रेटेड ब्रोकर नहीं है, जहाँ पर उनके डिपॉजिटरी और ट्रेडिंग मेंबरशिप दोनों हों, वहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। अच्छा बायती साहब, एक चीज़ और बताइए। चलिए, ये तो डिलीवरी वाले ट्रेड के लिए तो है कि भाई आपको मार्जिन 20-20%। इंट्राडे ट्रेड के लिए भी यही रूल है कि अगर सपोज मुझे आपसे मेरे अच्छे संबंध है और मैं कहता हूँ कि बायती साहब ले लीजिए ये ₹1,00,000, मुझे 15-20 लाख रुपए की लिमिट दे दीजिए, मैं दिन भर में ट्रेड करूंगा, ये करूंगा, और मैं 1 लाख से ऊपर का नुकसान हो तो आप पोजीशन काट ही दोगे वैसे ही, ठीक है ना? तो क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि वहां पर भी 20% पहले अपफ्रंट मार्जिन रखना पड़ेगा और लिमिट फिर आपको 5 गुना से ज़्यादा नहीं मिल सकती, ऐसा कुछ रहेगा? कैसे क्या सिस्टम है उसका? टेक्निकली तो यही सिस्टम है कि आपको 20 लाख रुपए 20% मार्जिन रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप 5 टाइम दे सकते हैं। लेकिन आज जो पेनल्टी की सिस्टम है वो एंड ऑफ डे पोजीशन हाँ, पे लग रही है। ये सिस्टम 1 दिसंबर से चेंज होगा और ओके। ग्रेडेड वे में 25% से लेकर 100% आपको मार्जिन, इंट्राडे पीक मार्जिन आपको लगेगा। और इसके लिए हम सेबी में बात करेंगे कि अगर कुछ ब्रोकर अपने तरफ से अगर क्लाइंट को फैसिलिटी देना चाहता है तो उसकी छूट होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज कि ब्रोकर अपने कैपिटल से दे रहा हो, किसी और के कैपिटल से नहीं दे रहा। अच्छा, तो अभी तो ये चल रहा है, लेकिन दिसंबर के बाद ये हो जाएगा कि आप इंट्राडे में भी लिमिट नहीं दे पाएंगे, या ये तो मतलब मामला फिर ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो क्या बायती साहब, इससे कैश मार्केट के वॉल्यूम पर असर पड़ेगा फिर? ये तो कैश मार्केट नहीं, ये एफ&ओ के लिए भी हो जाएगा। अभी भी एफ&ओ में भी ब्रोकर इंट्राडे लिमिट्स क्लाइंट्स को दे रहे हैं जो मार्जिन के हिसाब से 5 गुना या 10 गुना जैसे भी वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, दे रहे हैं। तो ये अगर लागू हो जाएगा और 100% पे लागू हो जाएगा तो दोनों साइड में बहुत ही कटौती आएगी इंट्राडे वॉल्यूम्स की। ओके। अच्छा, एक बात और है जो नए मार्जिन सिस्टम को लेकर है, बूटा साहब, जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जैसा बायती साहब ने कहा कि ये वायदा कारोबार में कोई नियम नहीं बदले, लेकिन सपोज मेरे पास रिलायंस है, टीसीएस है, या कोई ऐसा स्टॉक है जो एफएनओ का हिस्सा है, अगर वो मैं कैश मार्केट में खरीदता या बेचता हूँ कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं कि 10 लाख का एक लॉट ले लूँ, मुझे 10, 20, 25 शेयर अगर मुझे रिलायंस या टीसीएस के खरीदने बेचने, तो उस पर तो मार्जिन लगेगा ना? कैश मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर मार्जिन लगने वाला, भले वो एफएनओ का स्टॉक हो, राइट? राइट, एब्सोल्युटली राइट अनिल जी, आपने राइट बोला, उस पर मार्जिन लगेगा। और ओके। एक चीज जो आपका मतलब क्वेश्चन नहीं हाँ है, फिर भी मैं चूंकि आपके शो के माध्यम से इन्वेस्टर को इंटीमेट करना चाह रहा हूँ, यदि आप जी इजाजत दें तो। सबसे ज्यादा जी जी, क्लाइंट को प्लीज़ एक प्लीज़, चीज इसीलिए ध्यान आपको बुलाया कि जितनी मेरी समझ है उतने सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी आप और राजेश जी दोनों से मेरा निवेदन है कि अगर कोई चीज़ ऐसी जो मेरे पूछने में रह जाए, क्योंकि मेरी भी लिमिटेड समझ है, तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से भी अपने पॉइंट रखें, कोई अगर छूट न जाए। जो लोग समझना चाहते हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हों, सब ब्रोकर्स हों, फ्रेंचाइजी हों या इन्वेस्टर ट्रेडर हों, सबके लिए जो काम की चीज़ें प्लीज़ आप रखिए। जी जी, भूता साहब बताएं। आज की तारीख में क्लाइंट जो फर्स्ट डे को बाइंग करता है उसमें तो उसका मार्जिन होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ठीक है। पर यदि क्लाइंट ने वो ट्रेड आगे यदि कंटिन्यू किया है, नेचुरली T+2 पे डिलीवरी आता है। पास्ट में जो ब्रोकर के पास में शेयर पूल अकाउंट में आते थे, पूसा अकाउंट बोलते हैं उसको, उसमें शेयर आते थे, वो मार्जिन के सामने कंसिडर हो जाते थे। अभी नए सिस्टम में यदि वो शेयर्स क्लाइंट यदि प्लेज नहीं कर पाता है तो वो शेयर कंसिडर नहीं होंगे और क्लाइंट की डिलीवरी पोजीशन T+2 को ब्रोकर को सेल करनी पड़ेगी यदि क्लाइंट ने उसका पूरा पेमेंट नहीं किया है, पूरा भुगतान नहीं किया है। सेम वे में यदि MTF में कोई क्लाइंट ने पोजीशन ली है तो उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि T+2 डे को वो शेयर्स पक्का प्लेज कर दे। यदि वो शेयर्स प्लेज नहीं होंगे तो उस दिन उसकी MTF की पोजीशन भी कट जाएगी। और ये चीज के लिए क्लाइंट को खुद हर टाइम सजग रहना पड़ेगा और अपने शेयर्स को, यदि उसके पास में दूसरा मार्जिन नहीं अवेलेबल है और यही शेयर्स का मार्जिन अवेलेबल है, तो उसको टाइम पे T+2 को प्लेजिंग का हर टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अदरवाइज क्लाइंट का शेयर्स अच्छा, वो इस पर बहुत ही बढ़िया। हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। राइट अनिल जी। अच्छा, अब चलिए, जैसे मैंने आपके पास मार्जिन फंडिंग का अकाउंट खुलवा रखा है या मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करता रहता हूँ, लिया बेचा,
तो क्या मेरे लिए प्लेज कैसे करना है, पहले तो ये मुझे बताएं। प्लेज मुझे ब्रोकर के पास करना है या डिपॉजिटरी में करना है, कैसे करना है, प्लेज करने का प्रोसेस क्या है, और क्या प्लेज करना रीप्लेज करना ये बहुत मुश्किल काम है, बार बार करना पड़ेगा, स्पेशली जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, दिन भर में अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन में बेच देंगे, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं ना, 150 शेयर लेकर वो ब्रोकर्स के ऑफिस में वो बैठे रहते हैं, अरे मेरा 50 ले लो, मेरा 100 ले लो, इस तरह के जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो कैसे प्लेज रिप्लेज करेंगे, और प्लेज रिप्लेज करना क्या ये वाकई में बड़ा मुश्किल काम है भूतरा साहब, ये जरा बताइए। प्लेज करने में 2 तरीके हैं। एक आपने जैसा बोला कि यस ट्रेडर क्लाइंट है, उसको रेगुलर शेयर्स चूंकि उसके चेंज होते हैं, चर्निंग करता है, तो उस केस में प्लेज का उसको बार बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। प्लेज में एक तरीका यह है कि उसने यदि क्लाइंट को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए, तो क्लाइंट की ब्रोकर पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो क्लाइंट को ओटीपी के थ्रू करनी पड़ेगी, एंड ईच एंड एवरी डे की उसको सेपरेट प्रोसेस करनी पड़ेगी। यदि क्लाइंट ने ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे रखी है तो उसको प्लेज खुद की तरफ से करना पड़ेगा। खुद की तरफ से प्लेज करने के लिए सीडीएसएल और एनएसटीएल दोनों डिपॉजिटरी के भी सिस्टम है, जिसमें जाके क्लाइंट को अपना वो रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ता है। क्लाइंट ये चीज कर सकता है, बट बहुत सारे क्लाइंटों में अभी तक एजुकेशन इस चीज की बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं हुई है, तो वो चैलेंज आएगा, क्योंकि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा फास्टर वे में हो गया है और अभी तक इन्वेस्टर का एजुकेशन एक लेवल पे ब्रोकर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें भी ओटीपी वाला सिस्टम हो गया, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की तरह। अब अच्छा बायती साहब, सपोज मैंने मेरे फैमिली में 4 अकाउंट खुला रखे हैं, 5 खुला रखे हैं, और सबके मोबाइल नंबर अलग अलग, जैसे मैंने मेरे बेटे का अकाउंट का बेटे का दे दिया, वाइफ का दे दिया, तो मतलब जो ओटीपी आएगी उनके मोबाइल पे आएगी। तो अभी जब तक अगर सपोज मैं जब तक उनसे वो पास में ना बैठे हों या उनसे फ़ोन करके पूछूं ओटीपी आई क्या, जरा ओटीपी दो, ये सब करना पड़ेगा प्लेज रिप्लेस करने के लिए। अभी ये तो बड़ा मामला होने वाला है कि आप जो भी शेयर लेंगे, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जैसे डिलीवरी रेगुलर करनी पड़ रही है, प्लेज और रीप्लेज भी करनी पड़ेगी। मेरी एक सलाह इन्वेस्टर से कि सबके पास कुछ ना कुछ ये माल होता है जो वो लॉन्ग टर्म रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इजी ट्रेडिंग करनी है विदाउट कि ये हर शेयर जो लेते हैं या हर शेयर जो बेचते हैं उसको प्लेज रीप्लेज ना करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चूक होगी और माल ऑक्शन हो जाएगा एक्सचेंज में या पेनल्टी आ जाएगी। तो इसके लिए आप कुछ लॉन्ग टर्म अपना म्यूचुअल फंड है या डेट फंड्स हैं उसको भी प्लेज रख दीजिए, एक कॉर्पस बना लीजिए मार्जिन का, और आप जो डेली काम करते हैं उस कॉर्पस के अंदर आप करें, यानी कि आप हर शेयर को प्लेज और रीप्लेज करें, क्योंकि इससे तो तकलीफ ही आने वाली है। ओके, तो ये भी एक अच्छा आइडिया कि आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, चाहे आपने डेट फंड इक्विटी फंड में अगर पैसा लगाया तो उसे भी आप मार्जिन के तौर पर दे सकते हैं, और आमतौर पर वो तो ऐसे इन्वेस्टमेंट है कि जिनको आप तुरंत रिडीम नहीं करते हैं। ये आइडिया अच्छा दिया, तो इस तरह से आप मार्जिन ला सकते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन भूतरा साहब देखिए, अब है ना, जैसे आप अब ये मार्जिन सिस्टम आ गया नया, ठीक है, अब आपको मजबूरी में मार्जिन तो लेना ही पड़ेगा। अब आप अपने डिसीजन से तो चल नहीं सकते, जैसा सेबी ने कहा है। तो अब जिन लोगों का पैसा आपके पास आ गया, मार्जिन आ गया, तो आपकी रिस्क भी हो गई कम। तो अब रिस्क कम हो गई, तो अब आप क्या लोगों की ब्रोकरेज कम करेंगे कि मतलब थोड़ी ब्रोकरेज कम कर दें कि भाई हमारे पास हम 2 वजह से ब्रोकरेज लेते हैं, एक तो जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी, आपके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी, एक थोड़ी बहुत हम जो रिस्क लेकर चलते हैं, लिमिट लेकर चलते हैं, तो क्या आप ब्रोकर थोड़ी ब्रोकरेज कम करेंगे? अनिल जी, ऐसा है, पहले भी ब्रोकर अधिकतर केस में मार्जिन लेके ही काम कर रहा था। खाली डिफरेंस ये था कि मार्जिन में चूंकि ब्रोकर के खुद के पास पूल अकाउंट शेयर है या क्लाइंट ने कोलेट्रल दी है या क्लाइंट के डीपी अकाउंट में भी पीओए होल्डिंग है, तो उस पर एक लेवल पे काम हो जाता था। अभी ब्रोकर लेवल पे लॉजिकली ऑपरेशनल प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ में, और उसके साथ में ब्रोकर को, जैसा मैंने बताया कि इवन कोई भी टेक्निकल एरर के कारण भी यदि मार्जिन का पेनल्टी भी यदि आता है अपफ्रंट मार्जिन पे, तो वो भी ब्रोकर को बियर करना पड़ेगा। तो लॉजिकली इससे मेरे को नहीं लगता है कि इससे ब्रोकरेज रेट का रिडक्शन होएगा। कुछ ऑनलाइन ब्रोकिंग हाउसेज है, वहाँ पे ब्रोकरेज ऑलरेडी कम है, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट को इफेक्टिव वे में अपना मनी अवेलेबल रखना पड़ता है कोई भी शेयर परचेज करने के लिए। तो वहाँ पे वो रियल वे में अपना मिनिमम से मिनिमम 2 दिन का ब्याज लूज कर रहा है उस मनी पे, एज कम्पेयर टू जहाँ पे वो खाली मार्जिन दे के काम कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके कारण से मेरे को नहीं लगता है कि ट्रेडिशनल ब्रोकिंग हाउस में ब्रोकरेज इसके कारण से कम होगी।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि अगर ये बार बार प्लेज रिप्लेज करना है, ओटीपी आएगी, ये सारे जो झंझट होंगे, इसकी क्या कुछ कॉस्ट बढ़ेगी या सब ये जो भी डिपॉजिटरी हैं और डीपी में जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? अगर पैसे लगेंगे तो ये किसके लगेंगे? क्लाइंट के लगेंगे, ब्रोकर के लगेंगे, किसके लगेंगे भूतरा साहब? इसमें चार्जेज आएगा, प्लेज का चार्जेज ऑलरेडी आया है अनिल जी, जो मेरे को करंट नॉलेज में है उसके हिसाब से 5 रुपया पर ट्रांजेक्शन का है पर स्क्रिप्ट पे। तो वो चार्जेज अल्टीमेटली क्लाइंट को बियर करने पड़ेंगे। अलग अलग ब्रोकर नेचुरली उसमें अपना भी मार्कअप करेगा, क्योंकि उसका भी कॉस्ट एडिशनल आना है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये कॉस्ट क्लाइंट्स की ओवरऑल बेसिस पे इस पर्टिकुलर चीज के लिए बढ़ेगी। अच्छा, क्लाइंट की बढ़ेगी 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन मतलब पर डीमेट ट्रांजेक्शन, करेक्ट? ये पर जो भी राइट। प्लेज करते हैं। अच्छा, प्लेज करने के 5 रुपये, रिप्लेज करने के 5 रुपये, ऐसा होगा? प्लेज करने का चार्जेज क्लाइंट से चार्ज करेंगे, और जो आगे जो रीप्लेज करेगा वो कॉस्ट ब्रोकर की बढ़नी है। मैंने बोला जैसे ब्रोकर की ऑपरेशनल कॉस्ट ओवरऑल बढ़नी है, उसमें ये भी एक पार्ट है। तो इसके कारण से ही मैंने बोला कि ब्रोकर अपना टोटल ब्रोकरेज शायद रिड्यूस नहीं करेगा इसके साथ में, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा भूषण साहब, ये तो चलिए आज से नए नियम लागू हैं, ये अभी तक वो दिसंबर तक कुछ न कुछ बदलाव होते रहेंगे। तो अब से लेकर दिसंबर तक आगे ये नए नियम कैसे बदलेंगे और उसके लिए लोगों को अपने आप को कैसे तैयार करना है, इसका जरा सा एक आगे का आउटलाइन दे दीजिए। अनिल जी, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला चीज़, चूंकि ये दो मेजर इम्प्लीमेंटेशन एक साथ हुए हैं, एक साइड में प्लेज अनप्लेज का और दूसरी साइड कैश मार्केट की मैं पेनल्टी का। तो आज की तारीख में जैसा मैंने बताया, ब्रोकर के पास भी फुल क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर को खुद को मेन लिमिटेड स्टाफ को क्लैरिटी है, वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी साइड इन्वेस्टर के लिए मैं ये बताऊंगा कि पहला चीज़ तो जैसे राजेश भाई ने बोला कि यस, मार्जिन यदि कोई परमानेंट जो सिक्योरिटी है उनको यदि वो प्लेज कर सके या कैश मार्जिन दे सके, वो कंपल्सरी क्लाइंट को रखना पड़ेगा। सेकंड चीज जो मैंने बोला कि T+2 पे उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि यदि उसकी पोजीशन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में है या उसने फुल पेमेंट नहीं किया है, तो उसको वहां पे अपनी पोजीशन को कंपल्सरी प्लेज करना पड़ेगा यदि उसने दूसरे कोई एडिशनल शेयर प्लेज नहीं कर रखे हैं। तीसरा चीज, धीरे धीरे जैसा लिवरेज का बताया कि लिवरेज आगे रिड्यूस होता जाएगा। तो लिवरेज 1 दिसंबर से मेजर वे में रिड्यूस होएगा, जिसमें एक ब्रोकर मैक्सिमम एक क्लाइंट को लिमिट दे सकता है खुद की ओर से 3 टाइम का एक्स्ट्रा। तो वो जो रिडक्शन आएगा और उसके बाद में ग्रेजुअली उसके अगले 9 मंथ में वो लिवरेज खत्म हो जाएगा ग्रेजुअल बेसिस पे। बट आज की तारीख में इमीडिएट बेसिस पे कस्टमर को एक चीज मान के चलना पड़ेगा, विदाउट मार्जिन उसका काम नहीं हो पाएगा। डिस्पाइट रिलेशनशिप है ब्रोकर से, ब्रोकर उसको जानता है बहुत सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रोकर के कंट्रोल में आज की तारीख में नहीं है मार्जिन की लिमिट के बगैर काम करना। ओके। अच्छा, तो असली झटका अभी आज 1 सितंबर को नहीं है, दिसंबर 1 दिसंबर से लगेगा भूतरा साहब? आप ये कह रहे हैं कि उस समय लोगों को पूरे मार्जिन भी प्रॉपर देने पड़ेंगे, पूरा आपको क्या कहते हैं ये लिमिट भी आपको सिर्फ 3 टाइम मिलेगी इंट्राडे में, ये सब दिसंबर से होने वाला है, तो वहां पर ज़्यादा मुश्किल होगी? कैश मार्केट में इम्पैक्ट तो आज से चालू हो गया, क्योंकि कैश मार्केट में पूरा बदलाव एक तरह से आज से लागू है। तो कैश मार्केट में अधिकतर क्लाइंटों को जो डिलीवरी बाइंग करने के लिए अधिकतर लिमिट जो मिलती थी, तो वो बदलाव आज से चालू हो गया है। मार्जिन का पेनल्टी जैसे मैंने बताया कैश मार्केट का पास्ट में एफ एंड ओ में था, अभी कैश मार्केट में भी है, वो आज से चालू हो गया है। पर मेजर जो इंट्राडे लिवरेज वाला चैलेंज है वो 1 दिसंबर से लागू होएगा। नहीं। हाँ। अच्छा भूषण साहब, एक और चीज़ है, अगर मैंने दिन भर में मार्क टू मार्केट प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, उसका मार्जिनिंग में कैसे एडजस्टमेंट होगा, एक वो चीज़ बताइए। और दूसरी एक चीज़ और मैं पूछना जो चाहता था, अच्छा पहले आप ये बताइए, फिर उसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। इंट्राडे मार्जिन का बेनिफिट क्लाइंट को अभी सेम डे नहीं मिल पाएगा। कैश मार्केट में यदि उसने इंट्राडे प्रॉफिट जो उसने अर्न किया, तो इंट्राडे प्रॉफिट का कैश मार्केट में T+2 पे बेनिफिट मिलेगा, और इसमें एफ एंड ओ में T+1 पे मिलेगा। लेकिन ब्रोकर के सिस्टम दोनों लिमिट को कंबाइंड बेसिस पे ऑपरेट करते हैं, तो एक्चुअली T+2 पे मिलेगा। क्यों? अरे अगर आज मैंने इंट्राडे में कोई प्रॉफिट कर लिया, वो तो अब ट्रेड गारंटी फंड एक्सचेंज का आ ही जाएगा भाई 2 दिन बाद में, वो तो पैसा मतलब प्रॉपर प्रॉफिट बुक कर लिया, चलो मार्क टू मार्केट ना भी गिने, जो प्रॉफिट बुक कर लिया उसे भी नहीं गिन रहे, ये तो गजब है। अच्छा एक और चीज़ बताइए भूतरा साहब कि सपोज आपके पास मैंने कुछ शेयर प्लेस कर दिए मार्जिन के लिहाज से, अगर वही शेयर मुझे आज बेचने हैं तो वो कैसे होगा? वो मैं बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ?
जैसा मैंने बताया अनिल जी कि वो शेयर आप बेच सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ब्रोकर आपको सेम डे सेलिंग उसके अगेंस्ट में अलाउ कर रहे हैं, तो उनको वो स्टॉक या तो प्लेज में कंटिन्यू करना पड़ेगा या उसी दिन प्लेज से छुड़ा के उसको अर्ली पेन लगाना पड़ेगा। तो ब्रोकर के पास में ऑपरेशनल हर्डल है, तो अलग अलग ब्रोकर इस चीज़ के लिए अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। हमने एज ए इंटरनल सिस्टम यदि मैं बात करूँ तो हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि इस प्लेज के अगेंस्ट में क्लाइंट सेम डे शेयर्स बेच सकता है। अच्छा, अब मैं आखिर में एक सवाल जो आपको पूछना चाहता हूँ कि सवाल तो बहुत सारे हैं, जितने मेरे समझ में आए जो मैंने आपसे पूछ लिया। अब मुझे खाली एक चीज़ और बता दीजिए कि जो भी क्लाइंट्स हैं जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें क्या सावधानियाँ और ध्यान में रखना है, और जो BTST टाइप के ट्रेड कर रहे हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना है, ओवरऑल पे इन पे आउट को लेकर, डिलीवरी लगाने को लेकर, स्लिप्स देने को, प्लेज रिप्लेज को लेकर, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो जरा आप एक बार बता दें अंत में। अनिल जी, जैसा मैंने बताया इंट्राडे के लिए अभी कोई भी मेजर चेंज नहीं है। तो इंट्राडे क्लाइंट जो काम करता था वो अभी भी कर सकता है, लेकिन यस उसका मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन पे ब्रोकर उसको क्या लिवरेज दे रहा है वो अलग अलग ब्रोकर का डिस्कशन है। तो इंट्राडे में बहुत बड़ा चैलेंज एक ही है कि जो पहले क्लाइंट की होल्डिंग क्लाइंट के खुद के अकाउंट में थी और ब्रोकर के पास पीओए थी, उस पर क्लाइंट को लिमिट मिल जाती थी, वो लिमिट अभी बंद हो गई है। ब्रोकर के पास में जो शेयर उसके पूल अकाउंट में पड़े हैं ब्रोकर के क्लाइंट से रिलेटेड शेयर, उस पर जो लिमिट देता था ब्रोकर, वो लिमिट भी अब नहीं मिल पाएगी। तो ये चेंज आ गया है कि जिसमें क्लाइंट को मिलने वाली लिमिट खाली अभी दो ही चीज पे है। पहला जो क्लाइंट का मार्जिन के फंड नए कैश नियम, और इन नए नियमों को आप अच्छे से समझ लें, देख लें और अपने ब्रोकर के साथ बैठें और उसके बाद ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं, शेयर खरीदें या बेचें। सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जब तक बातें और चीज़ें समझ में ना आए, ब्रोकर्स के साथ झगड़ा न करें। नए नियम उन्हें भी समझने में मुश्किल हो रही है। सारे फ्रेंचाइजीज, सब ब्रोकर जो देश भर में दूर दूर तक फैले हुए हैं, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है अर्ली पेन कब होगा, कैसे होगा, किसकी क्या कट ऑफ है। थोड़ा सा वक्त दें सिस्टम को सेट होने में। एक बार 5, 7, 10 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि नया सिस्टम कैसे लागू होता है, और उसके बाद आप आराम से स्मूथ होकर काम करें। लेकिन एक बात तय है कि मार्जिन्स अब देने ही होंगे, चाहे आप कैश में दें, चाहे आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स के तौर पर दें, चाहे शेयर के तौर पर दें, मार्जिन देकर ही ब्रोकर के साथ काम करना होगा। ये नियम तो बदल चुका है, अब इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस खास शो में इतना ही।